डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th का बुक फर्स्ट का यूनिट 1 कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन की चौथी वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली 3 वीडियो नहीं देखी हैं वो पहले वो 3 वीडियो देखें, तभी इनको आगे समझ आएगा। और इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसके क्या उद्देश्य थे और इसने क्या क्या काम किए। नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन, इट इज द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ ए सोवेरियन स्टेट according to which it does not align itself with any of the power blocks and participates in the affairs to promote international peace, harmony and cooperation. गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था कि वह अपने आप को किसी महाशक्ति के साथ नहीं मिलाएगा और संसार में शांति, सद्भाव और सहयोग स्थापित करने के लिए कार्य करेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है नॉट टू अलाइन टू एनी ऑफ द सुपर पावर यूएसए एंड सोवियत यूनियन। यह किसी महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ का साथ नहीं देता। नॉन अलाइन मूवमेंट अपोज एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो, सीटो, सेंटो एंड वार्सा पैक्ट। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसी भी तरह के सैन्य गठजोड़ का विरोध करता है। Non-aligned movement gives freedom to take its own independent decisions. गुट निरपेक्ष आंदोलन उसके अंदर आने वाले सभी देशों को स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र डिसीजन लेने की स्वतंत्रता देता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट अपोज कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गुट निरपेक्ष आंदोलन उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव का विरोध करता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट एनकरेज फ्रेंडली रिलेशंस एमंग द कंट्रीज। गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध को बढ़ावा देता है। Non-aligned movement oppose nuclear weapons. गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरी तरह से परमाणु हथियारों का विरोध करता है। Non-aligned movement protect human rights. गुट निरपेक्ष आंदोलन मानव अधिकारों की रक्षा करता है। Non-aligned movement settle international disputes peacefully and strengthen United Nations as an organ of world peace. गुट निरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति के एक अंग के रूप में और अधिक मजबूत करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन पंचशील के सिद्धांत से भी प्रभावित था। ऑन अप्रैल 29, 1954, India and Tibet region of China signed an agreement called as Panchsheel, and later this became guidelines for non-aligned movement.
This agreement was signed between first Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru and Chinese Prime Minister Zhou Enlai। 1954 में भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम पंचशील समझौता कहते हैं, और यह पंचशील समझौता बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक आधार भी बना। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री चौ एन लाई ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पंचशील के 5 सिद्धांत क्या हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। पंचशील का पहला सिद्धांत कहता है कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। सेकंड इज म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब दोनों देश आपस में आक्रामक प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे, मतलब वो ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे युद्ध के हालात उत्पन्न हो जाएं। थर्ड प्रिंसिपल इज इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों देश आपस में लाभ उनको बराबर रूप से मिलेगा। मतलब दोनों देशों में आपस में कोई व्यापार होता है तो लाभ समान रूप से दोनों देशों में बटेगा। Fourth principle is respect for each other's territorial integrity and sovereignty। दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करेंगे, उनकी अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 5वां सिद्धांत कहता है कि दोनों देश आपस में शांतिपूर्ण स्वभाव से रहेंगे और आक्रामक प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे। यही पंचशील सिद्धांत बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आधार बना। The principles of Panchsheel were shaped at Bandung Conference in 1955। जो पंचशील सिद्धांत के उद्देश्य थे वो 1955 में बांडुक सम्मेलन में उभर कर आए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश थे यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यूगोस्लाविया के नेता थे जोसेफ ब्रोस टीटो, भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से गामेल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्नो और घाना से थे क्वामे एंक्रोमा। तो ये 5 नेता थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता थे। बांडुक में all the named leaders were united and agreed with each other and decided to support United Nations to fulfill its aims and objectives। बांडुक में जो सम्मेलन हुआ उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी नेता एकजुट हो गए और एक दूसरे के साथ सहमत हुए और उन्होंने यह फैसला किया कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पूरा करने में पूरा सहयोग देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें 125 सदस्य हैं और 25 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक देश हैं। मतलब वो अभी यह देख रहे हैं कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े या नहीं जुड़े। नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एट लीस्ट वंस इन 3 years।
गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 3 साल में एक बार होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। It was attended by many leaders of different countries, including the 3 founding fathers of non-aligned movement, Nehru, Tito and Nasir. बेलग्रेड में नाम का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत से देशों के नेताओं ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख थे नेहरू, नसीर और टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था पंचशील सिद्धांत के नियमों का पालन करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था कि परमाणु शस्त्रों को जोड़ने की जो होड़ लगी हुई है उसको रोका जाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। इसके नेता आप चित्र में देख रहे हैं। यहाँ विश्व के मानचित्र पर आप देख रहे हैं रेड कलर में नए मेंबर कंट्रीज, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश, और येलो कलर से ऑब्जर्वर कंट्रीज, पर्यवेक्षक देश दिखाए गए हैं। पर्यवेक्षक देश जो अभी सोच रहे हैं कि हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ पूरी तरह जुड़ना है या नहीं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्या जरूरत पड़ी थी कि देश सुपर पावर्स के साथ नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपना एक अलग आंदोलन शुरू किया। पहला कारण था ग्लोबल टेंशन वाज कॉज्ड बाय कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के कारण पूरे संसार में एक तनाव उत्पन्न हो गया था। न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज अपोज्ड colonization and imperialism. They wanted to enjoy their freedom and wanted to create their own identity. जो एशिया और अफ्रीका में देश आज़ाद हुए थे, वो उपनिवेशवाद का पूरी तरह विरोध करते थे और वे अपनी आज़ादी का आनंद लेना चाहते थे और पूरे संसार में एक अपनी पहचान बनाना चाहते थे। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट कंट्रीज वांटेड टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस with all the nations in order to grow together. वे एक साथ बढ़ने के लिए सभी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करना चाहते थे। इसमें आप चित्र में देख रहे हैं भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, घाना। ये देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़े क्योंकि ये देश एक अपनी पहचान बनाना चाहते थे। जो नए देश एशिया और अफ्रीका के आज़ाद हुए थे, वे अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे। उनके पास सैन्य और आर्थिक शक्ति तो नहीं थी, लेकिन ये देश आपस में मिलकर विश्व शांति को बढ़ावा देना चाहते थे। Newly independent Asian African countries wanted to boost their economic development. They have not military and economic power, but they had collective force to promote world peace. The majority of non-members were categorized as least developed countries, which initiated economic development under new economic international order. नाम के जो मेंबर्स थे वो मुख्यतः
अल्प विकसित देश थे जो अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते थे। रोल ऑफ इंडिया इन नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम में भारत की क्या भूमिका रही। नॉन अलाइंड पोस्चर हेल्प इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस independently to balance the superpowers। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत ने भारत को महाशक्तियों को संतुलित करने में मदद करी, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में मदद करी। इंडिया ट्राई टू मेक एफर्ट्स फॉर एशियन यूनिटी, भारत ने एशियाई एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। इंडिया एडवोकेटेड पीसफुल एग्जिस्टेंस फॉर सिक्योरिंग वर्ल्ड पीस, भारत ने विश्व शांति कायम करने के लिए आपस में मिलजुल कर शांति से रहने के लिए वकालत करी। भारत ने परमाणु अस्त्रों के प्रयोग को रोकने का प्रयास भी किया। क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडियाज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, भारत की गुट निरपेक्ष नीति की कुछ देशों ने आलोचना भी करी, क्योंकि इसके भी कुछ कारण थे। इंडियन पॉलिसी वाज इनकंसिस्टेंट, इंडिया रिफ्यूज्ड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस on many international issues to protect the national interest। भारतीय नीति की आलोचना की गई क्योंकि भारत ने अपने देश के हित के लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना निर्णय नहीं दिया। India signed Treaty of Friendship with the USSR in August 1971 for 20 years. India needed diplomatic and military support during Bangladesh crisis। भारत की गुट निरपेक्ष नीति की इसलिए भी आलोचना की गई क्योंकि भारत ने यूएसएसआर के साथ एक दोस्ती पर हस्ताक्षर किए थे बांग्लादेश के संकट के दौरान। जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश की फ्रीडम के दौरान भारत को सैन्य समर्थन की जरूरत थी, इसलिए भारत को यूएसएसआर से एक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना भी की जाती है। यह कुछ मायनों में असफल रहा क्योंकि मैनी मेंबर्स ऑफ नाम इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस, फॉर एग्जाम्पल सिविल वॉर इन कंबोडिया, वॉर बिटवीन ईरान एंड इराक। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कई देशों में हिंसा भी हुई जिसके कारण इसकी आलोचना की गई, जैसे कंबोडिया में गृह युद्ध और ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ। नॉन अलाइंड मूवमेंट कुड नॉट रिजॉल्व प्रॉब्लम्स इन कश्मीर, tensions in Cyprus between Turkey and Greece, and ME conflicts। गुट निरपेक्ष आंदोलन तुर्की और ग्रीस के बीच में साइप्रस के मुद्दे और कश्मीर के मुद्दे को हल नहीं कर पाया। Non-aligned movement played a limited role in the formation of UNCTAD। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने यूएनसीटीएडी के गठन में एक सीमित भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है जिसका व्यापार के लिए गठन किया गया था, उसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक सीमित भूमिका निभाई। तो इन कारणों से गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना भी की गई। मई 4, 2020 को गुट निरपेक्ष आंदोलन का वर्चुअल सम्मेलन हुआ।
जिसका उद्देश्य था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, मतलब कोविड-19 के साथ युद्ध करने के लिए इकट्ठे खड़े होना। इस सम्मेलन में विभिन्न नेताओं ने भाग लिया और 30 हेड्स ऑफ स्टेट एंड अदर्स लीडर्स ने भाग लिया और उन्होंने प्रण किया कि हम मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। It is the part of United Nations General Assembly and United Nations Secretariat। UNCTAD संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक हिस्सा है। UNCTAD के मुख्य उद्देश्य हैं to promote international trade, to formulate principles and policies on international trade and related problems of economic development, to negotiate multinational trade agreements, to make proposals for putting its principles and policies into effect। UNCTAD ने क्या कार्य किए? इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं पर नीतियां तैयार करें, बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते पर विभिन्न संधियां करी। इसने व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और विभिन्न नीतियों का प्रस्ताव बनाया। नाउ व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? जो शीत युद्ध चल रहा था उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव हुआ? द कोल्ड वॉर इंक्रीज्ड पैनिक इन द वर्ल्ड ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यूरोप डिवाइडेड। युद्ध की संभावना और परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति के कारण दुनिया में शीत युद्ध की दहशत हो गई। यूरोप का विभाजन हो गया। बर्थ ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाटो, सीटो, सेंटो एंड वार्सा पैक्ट। शीत युद्ध के दौरान सैन्य संगठनों का जन्म हुआ। पश्चिमी गठबंधन जो यूएसए के साथ थे, नाटो, सीटो, सेंटो। पूर्वी गठबंधन जो कि सोवियत संघ का था, वार्सा पैक्ट। Cold War provided strong support to non-aligned movement. The role of United Nations decreased. शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन को पूरा समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका कम हो गई। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश, जिसको हम NIEO भी कहते हैं, on May 1, 1974, the United Nations General Assembly adopted a declaration of the establishment of a new international economic order। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की स्थापना पर एक घोषणा को अपनाया। NIEO is a framework to end the control of the developed countries over the international trade
NIEO tried to fill the gap between North and South. NIEO tried to end the exploitation of the resources by the developed countries. NIEO एक फ्रेमवर्क है जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की पूरी कोशिश करी। उसने यह कोशिश करी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकसित देशों का नियंत्रण समाप्त हो जाए। उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकसित देशों के अधिकार को नियंत्रण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करी। इसने उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में जो गैप था उसको कम करने की पूरी कोशिश करी। It tried to end the exploitation of the resources by the developed countries. इसने विकसित देशों द्वारा संसाधनों के शोषण को समाप्त करने का भी प्रयास किया। तो इन वीडियो में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से शीत युद्ध का आरंभ हुआ, फिर दो महाशक्तियों का उदय हुआ और शीत युद्ध का प्रसार किस प्रकार हुआ। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।